ओके, मैं एक तुम्हें काम दे रही हूँ, करोगी क्या? किसको बोलूं, कौन करेगा, कौन करेगा? मुस्कान, तुम करोगी क्या? मुस्कान। अरे नहीं करेंगे। आंचल तुम करोगी? यस मैम। बेटा एक बस ये काम करना, अभी टाइम कितना हुआ है? 5:05 हुई है, राइट? तो मैं अभी स्टार्ट करा रही हूँ। तुम बस ये ध्यान रख लेना, वैसे तो सारे रख लेना एक बार ध्यान, 5:30 तक कितने बच्चे और आते हैं, फिर वो मुझे जब लेक्चर ओवर होगा ना उसके बाद बताना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, समझ गए ना क्या कह रही हूँ मैं? ठीक है। तो अभी 5:05 हुई है और स्टूडेंट्स है अपने पास 13, राइट? तो देखना 5:30 तक कितने और स्टूडेंट्स आते हैं, राइट? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो अपनी नोटबुक पेन निकाल लो, और जो क्वेश्चन सोल्व नहीं करते बच्चे, बहुत बुरी बात है, ठीक है? करने चाहिए तुम्हें। देखो आज ना बेसिकली मैं तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर और एबनॉर्मल मोलर मास करा दूंगी, राइट? तो सबसे पहले हम अभी ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, फिर उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास, फिर क्या करना है हमें, उसके बाद एक और लेक्चर लूंगी तुम्हारा, जो अब तुम्हारा एक वीक में 2 बार मिलते हो ना मुझसे, तो अब जब भी मुझसे मिलोगे तब एक और लेक्चर इस पे और स्पेंड करूंगी मैं, वहां पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और वो करने के बाद इस चैप्टर को रैप अप करके साइड में रख देंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। यस हाँ, मैम। मेरी आवाज आ रही है ना, बता देना, ठीक है? चलो, तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसको पढ़ने से पहले बच्चे हमें ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो एक काम कीजिए, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखो पहले, फिर मैं इसको समझाती हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा क्या है। तो सभी अपनी पेन और नोटबुक निकाल के बैठे हो ना? यस मैम। ठीक है, ओके ओके ओके, गुड। लिखो एक बार, फिर मैं इसको समझाती हूँ डायग्राम के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या है बच्चे, देखो एक बार, देखो भी और लिखो भी। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सुनना भी है और लिखते भी रहना है। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द solvent molecules from the solvent to the solution, or from a less concentrated solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane। लिखो इसको, तब तक मैं फिगर बना लेती हूँ। सारे लिखोगे, ठीक है? एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझे ये कहे मैम मैं तो नहीं लिख रहा या नहीं लिख रही, ठीक है? वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, मैं पहले बता रही। बिल्कुल आराम से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है? सब समझ में आएगा। और जो अनम्यूट करके नहीं बोल सकता, वो अपना चैट बॉक्स में मुझसे बात करेगा अगर कुछ पूछना है तो, ठीक है? या अगर मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि समझ में आ गया, आगे चले, तो फिर चैट बॉक्स में थम्स अप दे दिया करो, राइट? चलो, आई होप तुमने लिख लिया होगा, और अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ा के चला करो, ठीक है? चलो, तो मैंने क्या किया बच्चे, एक बीकर लिया, एक बीकर में सॉल्यूशन है, राइट? बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। सपोज इस साइड जो सॉल्यूशन है उसका नाम मैं 1 दे देती हूँ और इसका 2 दे देती हूँ। सपोज बच्चे सपोज करते हैं कि जो C1 है ना उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है C2 से, उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है C2 से। एक बात बताओ, C1 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि वहां पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है, हाँ या ना? यस मैम। अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है। अगर मैं बात करूं C2 की कंसेंट्रेशन कम है, इट मींस वहां पे सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है। ये तो समझ गए ना तुम लोग? जब भी मैं बात करूं कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो समझ जाना कि मैं वहां पे बोल रही हूँ सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, राइट? तो अब देखो बच्चे क्या होगा, क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी का मतलब आधा, परमेबल का मतलब भैया कोई ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही परमिट करेगी पास होने के लिए, राइट? तुम्हें पता है क्या पता है कि सोल्यूट के पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है सोलवेंट के पार्टिकल से। और भैया जो SPM है तुम्हारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके पोर्स में से सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो पाएंगे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाएंगे। तुम्हें पता है क्योंकि सोल्यूशन 2 है उसकी कंसेंट्रेशन कम है, यानी कि सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा है। तो बच्चे जो फ्लो होगा, नेट फ्लो होगा मूवमेंट,
वो कहाँ से कहाँ होगा, C2 से C1 होगा। कहाँ से कहाँ होगा बच्चे, C2 से C1 होगा। लेकिन आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैम सॉल्यूशन जो वन है उसमें भी तो सॉल्वेंट है, चाहे कम अमाउंट में पर है तो सही, तो वो भी तो जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल जा सकता है और जाएगा भी सही। लेकिन डेफिनेशन में देखो मैंने क्या लिखा, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो। नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, C2 से C1, क्योंकि सॉल्यूशन जो 2 है आपका वहां पे अमाउंट सॉल्वेंट की ज्यादा है, तो जो नेट मूवमेंट होगा वो हमें कहाँ से कहाँ दिखेगा, C2 से C1 दिखेगा। और ध्यान रखना जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो कि अपने आप हो रहा है। या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जो अपने आप हो जाता है या उसको इनिशिएट करना पड़ता है, फिर वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, समझे, समझ आ गई ये चीज। अभी 13 बच्चे थे, बाकी 2 कहां भाग गए भाई। चलो इसके आगे चलते हैं। ओस्मोसिस की डेफिनेशन लिख लो अच्छे से। उसके बाद बच्चे तुम लिखो यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो लिखो। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊंगी कि एक्चुअल में मैंने लिखा क्या है, राइट। इससे पहले बच्चे एक चीज रह गई इससे पहले। देखो एक मिनट, अब हमने ओस्मोसिस तो देख लिया, लेकिन भैया ओस्मोसिस के एग्जाम्पल भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, ओस्मोसिस के एग्जाम्पल भी, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका किशमिश का। किशमिश खाई है ना सबने, अनम्यूट करके बोल लो यार, कितने बच्चे हो, 11 बच्चे ही तो हो। यस मैम। खाई है ना सबने। तो आप क्या करते हो, आपने नोटिस किया होगा जब कभी आप रात को एक बाउल में किशमिश रखते हो पानी में भिगोकर, और जब आप मॉर्निंग में देखते हो तो वो थोड़ी सी फूली हुई लगती है, स्वेल। नोटिस किया है क्या आपने। यस मैम। तो बच्चे रात तो रात क्या हो जाता है उसमें, तो होता ये है कि जब आप उसको पानी में रखते हो ना, आप एक बाउल में पानी में जब किशमिश रखते हो तो होता क्या है बच्चे, जो किशमिश की बोल है, आउटर बोल है, वो बिहेव करती है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो फ्लो होता प्रोसेस ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है ये। तो जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, वाटर से होता है किशमिश के अंदर। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, कहां से कहां पे जाएगा, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगी, आपकी मूवमेंट होगी। समझे। तो कहां से कहां मूवमेंट होगी कि भैया वाटर से जाएगा किशमिश में, इसलिए वजह से जो आपकी किशमिश है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, सिंपल सा एक फंडा है, सिंपल सा एक फंडा ध्यान रखना बच्चे। देखो मैं समझाती हूँ तुम्हें, चाहे आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एग्जांपल आ जाए ओस्मोसिस से रिलेटेड, आप ना 2 चीजें ध्यान रखना। अगर आपने किसी चीज को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा है या नमक वाले सॉल्यूशन में रखा है, तो समझ जाना जो मूवमेंट होगी वो कहां से कहां होगी, वो कहां से कहां होगी, जो आपने चीज रखी है वहां से इनटू द सॉल्यूशन। तो आपने जो चीज रखी है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सपोज आपने अंगूर रखी है NaCl सॉल्यूशन में, समझे। तो जो ग्रेप्स की जो सेल वॉल है, जो आउटर वॉल है, वो कैसे बिहेव कर रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। और आपने रखा है उसको नमक वाले पानी में, तो मूवमेंट कहां से होगा, बताओ मूवमेंट कहां से होगा, लेस कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड। तो हाई कंसंट्रेटेड का सॉल्यूशन है, तो जो आपकी ग्रेप्स है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अगर आप पानी में रखते हो, लिखो, अगर आप पानी में रखते हो या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हो, तो जो आपने वो चीज रखी है वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। क्योंकि अब प्रोसेस क्या होगा, उल्टा होगा। अब वो चीज लेस कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड जाएगी, जिसकी वजह से जो आपने चीज रखी है उसके अंदर वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे। ऐसी जैसे आपके फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में क्या होता है, अगर आप थोड़े दिन ऐसे ही रखे रहेंगे फ्लावर्स तो ड्राई हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं उनको जिस पॉट में रखते हैं वहां पे उसमें वाटर डाल देते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो मूवमेंट होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, मूवमेंट होती है पानी से फ्लावर्स में, राइट। तो ये भी कैसा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है, जिसकी वजह से आपके जो फ्लावर्स हैं वो ज्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आपको देखने हैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे बच्चे प्रदीप की बुक में, प्रदीप या कोई और आपके पास बुक है स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी में तो इतना नहीं मिलेगा, लेकिन प्रदीप की बुक में ना आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे ऑस्मोसिस के, तो आप वहां पे वो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो बस यही वाला फंडा याद रखना जो मैंने बताया, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखोगे तो वो चीज श्रिंक हो जाएगी, पानी में रखोगे वो चीज स्वेल हो जाएगी। अब हाँ, अब लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर की बच्चे डेफिनेशन, ठीक है, तो पहले लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी तक हम बच्चे क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने दो बीकर बनाए, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दो बीकर बनाए, एक साइड सॉल्यूशन है एक साइड सॉल्वेंट और बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मैं अभी आपको ऑस्मोसिस में क्या बता के आई हूँ, मैं तुम्हें ऑस्मोसिस में ये बता के आई हूँ जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड होगा, या और आई कैन से कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो एसपीएम के पोर्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन आप ये भी पूछ सकते हो मैम कब तक वो वहां पे जाएगा, कब तक मूवमेंट होगा, तो जब तक मूवमेंट होगी बच्चे, जब तक दोनों साइड की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे जाए जा रहा है, सोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, तो हमें रोकना तो पड़ेगा, उसको स्टॉप तो करना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पे सपोज मैंने पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, अभी तक उस पे क्या लग रहा है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दूं, इतना प्रेशर लगा लूं पिस्टन पे कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू सॉल्यूशन साइड, अगर वो रुक जाए तो सही हो जाएगा। तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं बच्चे, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई आपका वो एक्सेस प्रेशर है कि जितना आप उसको, अगर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आप पिस्टन पे लगाओगे कि जो सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही थी वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो वही लिखा हुआ है, मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड to prevent the entry of the solvent into solution through semi permeable membrane। समझे कि नहीं समझे बताओ। तो ये पाई क्या है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है वो क्या है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन अगर मान लो आपने भैया इससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, इससे भी ज्यादा प्रेशर लगा लिया, तो क्या होगा, तो प्रोसेस उल्टा भागेगा। तो अब क्या होगा, सॉल्वेंट को मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन की साइड से जाने लग जाएंगे, समझ रहे हो। अगर आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉल्यूशन की साइड जाएंगे, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाएंगे, तो पानी के मॉलिक्यूल्स ही वो कहां से जाना शुरू कर देंगे बच्चे, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड पे। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर हुई ये चीज, जल्दी बोलो। यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, अपना दो बहुत बेसिक से डिफरेंस है बच्चे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में, दो बहुत बेसिक से डिफरेंस है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में। क्या कि जो ऑस्मोसिस वाला था प्रोसेस, मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। जो ऑस्मोसिस था बच्चे वो आपका कैसा प्रोसेस था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, वो अपने आप हो रहा था। जबकि जो रिवर्स ऑस्मोसिस है बच्चे, जिसको मैं आरओ से दिखा रही हूँ, जो आपके घर आरओ है विच इज रिवर्स ऑस्मोसिस, वो कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि आप भैया आपको अब उसमें बाहर से प्रेशर देना पड़ रहा है, बाहर से ज्यादा प्रेशर दे रहे हो, इट मींस बाहर से कोई आप काम करा रहे हो और वो क्या कर रहा है, फिर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड में जा रहा है। तो ध्यान रखना, रिवर्स ऑस्मोसिस में हमें साफ पानी मिलता है, जबकि ऑस्मोसिस में हमें हमारे मतलब गंदे पानी के साइड जो होती है वो मूवमेंट होती है, ऐसे समझ सकते हो। तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे घर पे जो आरओ लगा हुआ है, क्या करते हो, उसको पहले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हो ना, पहले आप प्लग वगैरह लगाते हो ना, तभी वो सारा प्रोसेस होता है। ऐसे तो है नहीं कि पड़े पड़े वो साफ पानी में बदल जाएगा। तो इसीलिए बच्चे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, फिर वो जो है मैकेनिकल वर्क करेगा, फिर जाके जो है हमें भैया साफ पानी मिलेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जबकि ऑस्मोसिस क्या है, अपने आप हो रहा है, विच इज योर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझे, चलो यस मैम। लिख रहे हो ना सारे बच्चे साथ साथ, वेरी गुड, साथ साथ लिखना है। चलो उसके बाद बच्चे
यहाँ पे देखो, इसको मैं दोबारा लिखवा दूं क्या, या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है लिखा हुआ? समझ में आ रहा है तुम सबको? हाँ। तो Yes, देखो ma'am. बच्चे, एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे तुम्हारी कंसंट्रेशन चेंज होगी वो वैसे वैसे तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। सारी चीजें हम पढ़ क्या रहे, कंसंट्रेशन का ही तो लेना देना चल रहा है कि भैया कंसंट्रेशन कम होगा तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगी। और क्या है, और क्या देखा गया कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करते जाओगे वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख दूं क्या, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या, आर आ जाएगा। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना उसका मतलब समझो क्या क्या चीजें क्या क्या शो इंडिकेट कर रही है। तो बच्चे, पाई तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, राइट। सी क्या है, तुम्हारी कंसंट्रेशन है। आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू तुम ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में वैसे तो तुम्हें दे रखा होगा, वैसे तुम, क्योंकि आपको पता है प्रेशर किस में होता है, या तो एटमॉस्फेयर में होता है, या पास्कल में होता है, या बार में होता है। तो आप जो है इसकी यूनिट ये लेके चलेंगे 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अगर आपको दे रखी है एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो आपको ये पता होनी चाहिए सारी वैल्यूज, कि जब जूल में लेनी होती है तब कौन सी वैल्यू लेनी होती है, कैलोरी में जब हो तब कौन सी वैल्यू होती है। और आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको देख के पता चलेगा कि भैया क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रखा है तो तुम्हें पता है प्रेशर किस में होता है, या तो पास्कल में होगा, या एटमॉस्फेयर में होगा, या बार में होगा, तो फिर तुम्हें उसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, सी के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, एन बाई वी होता है। अब एन क्या होता है बच्चे, एन क्या होता है बताओगे क्या मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हाँ या ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन किस में लेना है, ध्यान देना, लीटर में लेना है। किस में लेना है बच्चे, लीटर में लेना है। ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तुम्हें अच्छे से पता है क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो देखो क्या होगा, लिख तो इसको W2 by M2 इंटू वी। W2 क्या है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, W रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, ठीक है, सोल्यूट के मास को W2, और M2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर मैं W1 और या M1 लिखती तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सोलवेंट के मास और मोलिकुलर मास को। तो उसको थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, उसको आपको केल्विन में ही रखना है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको फट से केल्विन में चेंज कर लेना, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको ये भी रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए बच्चे कि 760 mmHg 760 टोर के इक्वल होता है। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो कि 1 एटमॉस्फेयर 1 बार के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली। वैसे अगर एग्जैक्ट पूछोगे तो 1.013 बार के इक्वल होता है, बट फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन यू कैन also take 1 atmosphere is approximate equal to 1 bar। ठीक है, और क्या होता है, और भी लिख सकते हो यहाँ पे कि 1 बार 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। और भी लिख सकते हो कि 1 बार लीटर बच्चे 100 जूल के इक्वल होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पता नहीं काम आए ना आए, लेकिन हाँ थर्मोडायनेमिक्स में जरूर काम आएंगी, तो इनको एक जगह पे लिख लो। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे और यूनिट कन्वर्जन आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, है ना। तो इसका फॉर्मूला आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू W2 by M2 into V into R into T। क्लियर है, यहां से क्या पता चला कि तुम्हारी ऑस्मोटिक प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। और मैंने तुम्हें यही बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे देखो, तुम्हारे ना 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। कौन कौन से, लिख लो इसको एक बार, कौन कौन से होते हैं 3 टाइप के, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक।
अगर आप मुझसे पूछो मैम इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो आई वुड से आइसोटोनिक। जो आइसोटोनिक वाले बच्चे हैं ना, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो इसको ध्यान से देखना है। तो बच्चे अगर मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में ये लिखा है कि दो सोल्यूशन जो है तुम्हारे कैसे हैं, आइसोटोनिक है, दो सोल्यूशन कैसे हैं, आइसोटोनिक है, तो इसका मतलब समझ जाना कि उन दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो C1RT इज इक्वल टू C2RT होगा। R तो तुम्हारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, तो यहां से क्या मिला, C1 इज इक्वल टू C2। तो अगर दो सॉल्यूशन तुम्हारे आइसोटोनिक है, इट मींस क्या होगा, तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या है, सेम है। समझे कि नहीं समझे? हाइपोटोनिक में क्या है, अगर तुम्हारा दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, या बोल सकते हो एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा। यानी कि जो ये पाई 1 है, ये पाई 2 के रिस्पेक्ट में कैसा है, हाइपोटोनिक है। क्यों? क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। हाइपरटोनिक क्या होगा, अगर तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है, अगर एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे इसमें देखो, या बोल दो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे इसमें पाई 1 क्या है, हाइपरटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू पाई 2। समझ गए? यस मैम, जो पाई 2 है नीचे वाले केस में वो हाइपो की तरह होगा ना? हाँ, वो हाइपो की तरह होगा। देखने का एक तरह से नजरिया बदल जाएगा। एक ही चीज में आप हाइपो की भी डेफिनेशन बोल सकते हो और हाइपरटोनिक की बोल सकते हो। ऐसे बोल सकते हो कि पाई 1 यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू पाई 2 हाइपोटोनिक होगा, लेकिन पाई 2 विद रिस्पेक्ट टू पाई 1 क्या होगा, हाइपरटोनिक, सेकंड वाले केस में। ठीक है, तो आपको क्या कर रखा है बच्चे, बुक्स में ना एग्जाम एनसीईआरटी में ना आरबीसीज का एग्जाम्पल दे रखा है कि नहीं दे रखा, दे रखा है यस ना। मैम। तो उसमें क्या कर रखा है, उसको बारी बारी ना अलग अलग सॉल्यूशंस में डाल के दे रखा है और आपको बता रखा है कि ये क्या करेगा। तो बच्चे जो ये आरबीसीज की सेल वॉल है ना, वो बिहेव कर रही है एज अ एसपीएम, योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। तो अगर तुम उसको ऐसे सॉल्यूशन में रखते हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, इट मींस जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो सेम है। अगर कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ही सेम है, तो वहां पे कोई ऑस्मोसिस ही नहीं होगा। जो अंदर जाएगा, जितना मतलब जो पानी का मूवमेंट बाहर से अंदर जाएगा, उतना ही अंदर से बाहर आएगा। तो आइसोटोनिक में बच्चे कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। ना तो आपकी आरबीसीज स्वेल करेंगी और ना ही आपकी आरबीसीज श्रिंक होंगी। इन केस ऑफ, लिख लो, नो श्रिंक, नो स्वेल। ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या होगा, अगर मान लो आपको आरबीसीज में ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया बच्चे जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, उसमें परसेंटेज दे रखी है कि 0.9% से कम हो जाए, तो इस पे ज्यादा फोकस मत करना, जस्ट कंसेप्ट पे फोकस करो। अगर कंसंट्रेशन कम है, मान लो नमक का पानी ले रहे हो, क्योंकि हर किसी की स्पीसीज में अलग अलग कंसंट्रेशन है, तो उन्होंने क्या लिया, 3 एग्जाम्पल लेके देख ले, 3 केसेस डिस्कस करे आपके आगे। तो अगर कम कंसंट्रेशन है तो बच्चे कहाँ से कहाँ होगी मूवमेंट, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि जो सोल्यूशन है वहां से कहाँ जाएगा, आरबीसीज में जाएगा। तो मतलब आपकी आरबीसीज क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी ना, और फूलने के बाद क्या हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होती है। अगर मैं बात करूं हाइपरटोनिक की, तो वो ज्यादा, हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि अगर आपके आरबीसीज को रख दिया हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन में, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, बताओ, अंदर से बाहर की साइड होगी, हाँ या ना, बोलो। यस मैम, और आरबीसी अगर अंदर से बाहर होगी तो क्या होगा, आरबीसी श्रिंक हो जाएंगे, और श्रिंक होने की बाद से क्या होगा, सुकड़ जाएंगी, तो खत्म, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। सिंपल सा फंडा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखोगे तो स्वेल हो जाएंगी, सॉरी श्रिंक हो जाएंगी, अगर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखोगे तो स्वेल हो जाएंगी। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखो क्या है, देखो मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो, जब हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें क्या बोलते हैं, टेस्ट में था ऐसा एक क्वेश्चन, तो उसमें हमने क्या देखा था कि आपके पास जब एक से ज्यादा दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, तो उस केस में जो मोलैरिटी आती है मिक्सिंग की, तो मैंने कहा था एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2।
अगर 2 से ज्यादा सोल्यूशन होते तो यहाँ M3V3 हो जाता। ठीक है, याद है ना ये सबको? यस मैम। ठीक है, उसके बाद बच्चे ऐसे ही ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप सारे उसके हो ना, आप सबके पास बायोलॉजी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम। चलो ठीक है, वैसे ये ना जेई मेन में आया था क्वेश्चन, 2021 में आया था, तो हो सकता है नीट में पूछ लें, है ना। तो उसमें क्या बोल रखा था कि आपके पास ना 2 सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखे हैं पाई 1 और पाई 2, राइट, और दोनों का वॉल्यूम दे रखा है, और पूछ रखा है कि मिक्सचर का पूरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो उस केस में भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने लगाया था मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग के टाइम पे, क्या, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर की एडवांटेजेस, उसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर की एडवांटेजेस। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें से सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बेस्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हमने ये वाला तो रट्टा तो मार लिया कि बेस्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन कैसे है वो समझ लेते हैं। वैसे पेपर में नहीं पूछेगा कि रीजन बताओ ऐसा क्यों है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 4 प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, तो देखो बच्चे, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा ऐसा क्यों है। आप देखो हमने क्या देखा था, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है। समझ रहे हो ना, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो तो उसका एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि आपको टेम्परेचर रेज ही करना पड़ेगा ताकि वो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो उसका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। मतलब टेम्परेचर वहां पे आपको रिक्वायरमेंट थी कि भैया एलिवेट तो करना पड़ेगा। ऐसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या था कि जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो आपका टेम्परेचर कम हुआ, तब आप जो है डेल्टा टीएफ निकाल सकते थे, टीएफ नॉट माइनस टीएफ से, यही पढ़ते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा टेम्परेचर का, कि आप कोई भी टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहली एडवांटेज यही है कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हो, जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में यू शुड एलिवेट द टेम्परेचर, और उसमें क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपको टेम्परेचर कम ही करना पड़ेगा। पहला वाला एडवांटेज समझ में आया तुम सबको? अनम्यूट करके बोल सकते हो बच्चे, दिया, दिशा, गोरिका, कोमल, मुस्कान, प्रेरणा, साक्षी, ताइबा। हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते हो। एक तो ये चीज है, दूसरी क्या चीज है बच्चे, अगर मान लो आपको बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या पॉलीमर्स हैं, आपको उनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो उसके लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं, उसको यूज नहीं करते किसको, बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इधर देखो, जैसे देखो डेल्टा टीबी क्या था, मैंने कहा था जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर एक बात बताओ, अगर आपको बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ये वैल्यू कम होगी। और डेल्टा टीएफ क्या था, टीएफ नोट माइनस टीएफ, यानी कि आप चेंज निकाल रहे हो, किसी चीज को किसी में से माइनस करो तो ये वैल्यू तो बहुत कम आएगी। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चे ट्राई किए होंगे तो आपने वहां देखा होगा कि जब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये वाले न्यूमेरिकल करते हो, तो जो उसमें आंसर आता है आपका वो 0 पॉइंट समथिंग आता है, अगर किसी ने नोटिस किया हो। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर में उससे वैल्यू ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी है ना, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, तो इसमें हम चेंज नहीं निकालते हैं, जबकि इन सब में क्या हम चेंज निकाल रहे हैं। तो एक सबसे एक ये भी एडवांटेजेस है इसकी, क्या बोल रही हूँ, सॉरी, ये भी एक एडवांटेज है ऑस्मोटिक प्रेशर की कि ये बेस्ट प्रॉपर्टी है टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। समझ गए? ठीक है, उस ये 2 ध्यान रखेंगे आप, रूम टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हो और
बड़े बड़े जो आपके पॉलीमर्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इन सब एडवांटेजेस को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में काफी बेटर है। क्लियर हुआ सबको? उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फिर मैं एबनॉर्मल मास कराऊंगी तुम्हें। एक आप ये भी बोल सकते हो बच्चे कि ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मोलैरिटी को भी यूज कर सकते हैं, जबकि बाकी केस में क्या था कि हमें भैया मोलैरिटी ही यूज करनी पड़ती थी, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में तो मोलैरिटी भी यूज कर सकती। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो क्या? अरे मुंह से बोल दो बेटू। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, चलो सारे बोला करो। 11 बच्चे तो हो, इतने ही आते हैं ना इसमें, चाहे कितना भी। अभी आई थिंक कोई और बच्चा नहीं आया ना, न्यू नहीं आया ना? नोटिस किया क्या अंचल? चलो ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, हैंड रेस करेंगे, अपना हैंड रेस करेंगे। ठीक है, the size of a raw mango shrink to a much smaller size when kept in a concentrated salt solution. Which of the following process can explain this? Dialysis, diffusion, reverse osmosis या osmosis? बाकी करो हैंड रेस, मैं देखना चाहती हूँ आंचल के अलावा, मैत्री और बाकी। कोमल, प्रेरणा, दिशा, दिया, करो बच्चे। साक्षी, हाँ प्रेरणा बताओ। हाँ प्रेरणा बोलो बेटा। मैम ऑस्मोसिस की वजह से। ऑस्मोसिस, यस मैम। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर क्या आने वाला है? ऑस्मोसिस आने वाला है। कोमल आप हो क्या यहाँ पे? कोमल, कोमल कैन यू हियर मी? साक्षी, गौरिका, दिया, कहाँ हो भाई तुम सब? अलका, यस मैम। हो ना यहाँ पे? भाग तो नहीं गए? यस मैम, मैम यहीं पर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं पे ही रहो। देखो मैंने अभी क्या कहा, सिंपल सा फंडा है। अगर आप किसी चीज को कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होंगी? लेस कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। तो ये वाला जो आप ये वाला एक्सप्लेन करोगे प्रोसेस, किसके बेसिस पे करोगे? ऑस्मोसिस। वैसे तुम सबने देखा होगा, चार तो बनाते हैं ना तुम्हारे घर में, तो क्या होता है बच्चे, जब आप उसको जो आपकी अम्बी का अचार आप बनाते हो तो क्या करते हो, उसको जो वो सारा मसाला होता है उसमें डिप करते हो ना अम्बियां सुखा के, तो बेसिकली वो क्या है? नमक ही तो है, सारा उसमें नमक है ना? तो जब आप थोड़े दिनों बाद देखते हो, जो बरनी ऊपर तक भरी रहती है, थोड़े दिनों बाद वो नीचे की साइड आ जाती है और ऐसे सुकड़ सी जाती हैं वो अम्बियां। तो वो किसकी वजह से सुकड़ती है बच्चे? कौन सा प्रोसेस होता है? वो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे चलें। ओके, ये वाला क्वेश्चन बच्चे देखो कैसे करोगे। बच्चे थोड़ा तुम्हें ना एफर्ट मारना पड़ेगा, है ना? तुम थोड़ा एक्टिव रहो बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कम है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। तुम्हारे लिए तो इतनी अच्छे हैं कि बच्चे कम है, हम ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया and 1.8 gram of glucose in 100 ml of water at 27 degrees Celsius. The osmotic pressure of the solution is, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? तो इसको कैसे निकालोगे? देखो आंसर भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, सी होगा, लेकिन मुझे कौन बताएगा कि कैसे करोगे इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? W2/M2 इंटू वी क्या होता है? इंटू R इंटू 2, यही होता है ना? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N+1 + N2 by V इंटू R इंटू T। ऐसे ही कर रहे हो ना? देखो N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, निकाल लो। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। अब मैंने यहाँ पे दोनों ऐड करके क्यों लिख दिया? आप या तो इंडिविजुअल निकाल लो या आप एक साथ निकाल लो।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि आप यूरिया ले रहे हो, ग्लूकोज ले रहे हो या कोई और चीज ले रहे हो, उसको मतलब है मोल से। तो आप डायरेक्ट भी मोल्स को जो है बच्चे इसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों को आप कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली पूरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो पाई इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 करके भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे यूरिया के, गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसी ग्लूकोज के निकाल लो 1.8 बाय 180। ठीक है, आर आपको दे रखा है, वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 100 ml, लीटर में चेंज करोगे, टेम्परेचर सेल्सियस में उसको केल्विन में चेंज करोगे। तो जल्दी से आंसर निकालो इसका कितना आएगा। देखो 4.92 आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से मुझे कंफर्म करो फिर। सारे बच्चे सोल्व करो और मुझे कंफर्म करो कि आंसर सी आ रहा है या नहीं आ रहा है। कर रहे हो क्या सोल्व सारे? मैम आ गया। आ गया? यस मैम। बाकी कोमल, गोरिका, आर यू देयर? मैम हो गया। यही आ रहा आंसर सबका? चलो चलो ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन उसको कर लेना। और हाँ, ये बात ध्यान रखना है बच्चे, ये बात ध्यान रखना है, जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करते हो यूनिट को साथ लेके चलना है। समझ गए? यूनिट को साथ लेके चलना है, इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। समझ गए ना? जब आप यहाँ पे सारी यूनिट को पुट करके चलोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सारी यूनिट जो कैंसिल होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। उसके बाद बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो। A 5.2% solution of a substance is isotonic with 1.5% solution of urea. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है यूरिया का इन द सेम सॉल्वेंट। इफ डेंसिटी ऑफ बोथ द सॉल्यूशन आर अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी। मोलर मास क्या होगा? ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ बताओ? कि पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, इक्वल टू पाई 2। तो C1 इज इक्वल टू C2 लिख दूं क्या? यस मैम। और कंसंट्रेशन क्या होता है? N/V होता है, यानी कि W2/M2 इंटू V। तो एक काम करती हूँ मैं, इसको 2 नहीं लेती 1 ले लेती हूँ, है ना, ताकि तुम्हें समझ में आए। और इसको ले लेती हूँ W2/M2 इंटू V2। ठीक है, तो एक बात बताओ, 5.25% का मतलब क्या हुआ कि 5.25 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, ऐसे ही 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। यानी कि जो तुम्हारा V1 और V2 है वो तो इक्वल है, दोनों के दोनों 100 ml है, तो दोनों को कैंसिल कर दो। तो तुम्हारा ओवरऑल फॉर्मूला क्या बना बच्चे? ओवरऑल फॉर्मूला तुम्हारा ये बना कि W1/W2 सॉरी W1/M1 इज इक्वल टू W2/M2। अब W1 कितना है? 5.25 ग्राम। M1 हमें निकालना है। W2 कितना है? 1.5 ग्राम यूरिया का। और मोलर मास कितना है यूरिया का? तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 60 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो और जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ग्राम पर मोल में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो 2110 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या? देखो सोल्व करके 210 ग्राम पर मोल आ रहा है क्या? ठीक है, सबका आ गया क्या? चलो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम है।
बिल्कुल सेम है. If 250 centimeter cube of an aqueous solution containing 0.73 gram of a protein is isotonic with 1 liter of another aqueous solution containing 1.65 gram of a protein B at 298 Kelvin, तुम्हें बताना है रेशियो बताना है बच्चे MA/MB का. देखो क्या दे रखा है तुम्हें प्रोटीन ए का दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 250 सेंटीमीटर क्यूब. इसको लीटर में कैसे चेंज करोगे बताओ. 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, राइट. तो 1 मिलीलीटर होता है 10⁻³ लीटर के इक्वल. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻³ लीटर. तो इसको आप लीटर में पहले चेंज करेंगे, ठीक है. उसके बाद मास कितना दे रखा है सोल्यूट का 0.73 ग्राम. ऐसी अगर मैं बी का तुम्हें बताऊं तो बी में वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, ऑलरेडी लीटर में, नो नीड टू चेंज. एंड तो W2 दे रखा है, यानी कि ये बोल दो WB जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.65 दे रखा है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक मतलब वही सिंपल वाला फंडा, क्या π1 = π2 और C1 = C2. तो WA/MA WB/MB, ठीक है. अब वॉल्यूम क्योंकि सेम नहीं है तो भैया इसको भी लिखना पड़ेगा. तो आपको सारी वैल्यू दे रखे, WA दे रखे 0.73, MA तुम्हें नहीं पता, VA कितना है 250 इंटू 10⁻³ ऊपर ले जाती हूँ इसको. WB 1.65 है, MB भी नहीं पता और वॉल्यूम है 1 लीटर. आपको निकालना क्या है, आपको रेशियो निकालना है MA/MB. रेशियो निकालना है. जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है. कैलकुलेशन करो और कैलकुलेटर का यूज मत करना. सोल्व करो. 1000/250 को तो डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो 4 पे, ठीक है. MA/MB निकालो, कितना आएगा मुझे बताओ जल्दी से. कितना आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻² नहीं आएगा बच्चे, कहाँ गड़बड़ करती. - 176 या 177 के आसपास आएगा बच्चे. आ रहा है क्या बाकी सबका. तुम सोल्व कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो. मैं तो फिर घर के लिए दे दूंगी अगर तुम ऐसे नहीं करोगे सोल्व तो. इसको कर दो ना कैंसिल फोर्जा पे. आ गया क्या 0.73 इंटू 4 डिवाइड बाय 1.65. अप्रोक्सीमेट करके कर लो इसको. 0.73 को 1.7 ले लो, इसको 1.6 ले लो, या 1 क्या ले लो 1.7 ले लो, ठीक है. और सोल्व करो, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1.77 आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 177 इंटू 10⁻². 10⁻² तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है और आपको यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर जो है यहाँ पे पुट करना था, विच इज 177. तो रेंज होती है जेई मेंस में, तुम्हारा तो नीट का, तुम्हें तो ऑप्शन मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना. आगे है बच्चे एबनॉर्मल मोलर मास. तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखो, क्या कहता है एबनॉर्मल मोलर मास. लिखो इसका क्या है मतलब. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर मैं इसको समझाती हूँ. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which dissociate completely or to small extent in the solution, the number of particle in the solution increases
as colligative property is directly proportional to number of solute particle, ठीक है, इतना लिखो, मैं इसको समझाती हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो अभी तक हम जो भी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं बच्चे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उन सब में हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिए थे। आपने अगर नोटिस किया हो तो उन सब में हमने या तो यूरिया देख रहे थे, या ग्लूकोज देख रहे थे, या फ्रक्टोज देख रहे थे, जो पानी में डालने के बाद डिसोसिएट नहीं होते थे, ऐसे ही कर रहे थे। और हम क्या कर रहे थे, हमारे पास सारी वैल्यूज आती थी, हम निकाल लेते थे। लेकिन क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ले लें, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ले लें, मतलब कहने का मतलब है जिसको पानी में डालने के बाद वो डिसोसिएट हो जाए। सपोज आपका केसीएल है, केसीएल पानी में डालने के बाद डिसोसिएट होके दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है, के प्लस और सीएल नेगेटिव में। आपको अच्छे से पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के। अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल में पानी में जाने के बाद इंक्रीज हुए तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, हाँ या ना। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो बच्चे मॉलिक्यूलर मास में भी चेंज आएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पहले ये चेक करना है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या दे रखा है एग्जाम में। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाने के बाद वो आयंस में टूट भी रहा है, आयनाइज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं तो डिसोसिएशन में तो क्या होगा, टूटेगा तो के प्लस सीएल नेगेटिव 2 में टूटा, तो इसका मतलब जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे देखने को मिली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो हमें ज्यादा कुछ उसकी वैल्यू ज्यादा मिली देन कैलकुलेटेड से। जो हम पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेते थे, लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट उसमें इलेक्ट्रोलाइट ले आए उसमें, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कुछ उसमें ज्यादा आएगी, क्योंकि जो पहले हमें लग रहा था कि एक सोल्यूट है, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, पानी में डालने के बाद तो वो डिसोसिएट हो रहा है। तो इट मींस आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो कुछ ज्यादा आएगी कैलकुलेटेड से। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन कैलकुलेटेड मोलर मास, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। समझ में आई ये चीज, क्या कहानी सुना दी मैंने, बताओ। yes. कोई डाउट है तो पूछो, इसमें से कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये केस है डिसोसिएशन का, इसी वजह से इसको बोला गया एबनॉर्मल मोलर मास। जितना पहले आ रहा था हमारा मोलर मास कैलकुलेट करने पे, सॉरी, अब जो है वो कुछ चेंज आएगा। वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आ रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चे एसोसिएशन के केस में, आपको पता है एसिटिक एसिड अगर मैं लेती हूँ, एसिटिक एसिड आपको पता है एक मॉलिक्यूल तो भैया एसिटिक एसिड का एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोमर में तो एग्जिस्ट नहीं करता। एसिटिक एसिड का मोनोमर तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा डाइमर में एग्जिस्ट करता है। आपने पी ब्लॉक में देखा होगा, जो आपका एसिटिक एसिड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर में एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना, पता है कि नहीं पता। तो मतलब अगर आप 2 मोल लेके चल रहे हो तो डाइमर है, मतलब 2 मॉलिक्यूल से बन रहा है ना वो डाइमर, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल से आपको एक मॉलिक्यूल मिल रहा है, हाँ या ना, जिसमें 2 यूनिट अटैच है। तो इट मींस क्या होगा कि 2 मोल लेके चले थे लेकिन हमें 1 मोल मिला। इट मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखने को मिलेगी वो कम आएगी कुछ कैलकुलेटेड से। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल कम है तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा कैलकुलेटेड से, हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे। तो इन चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करें हम कैसे कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर लेके आए, तो इसके लिए आता है हमारा वॉन होफ फैक्टर। कौन आता है, वॉन होफ फैक्टर, जो हमारी इस प्रॉब्लम को क्या करता है, सोल्व करता है। अब ये वॉन होफ फैक्टर क्या है, आयोटा से इसको डिनोट करते हैं, और ये क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
क्या है? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंटल देखा कि भैया जब उसको पानी में डालोगे, किसको? इलेक्ट्रोलाइट को, तो कितना पहले कितना था, बाद में कितना है आफ्टर डिसोसिएशन, राइट? डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जब वो डिसोसिएट नहीं हुआ था या जब उसका एसोसिएशन नहीं हुआ था। समझे ये वाली चीज कैसे आएगी? समझ रहे हो? ये वाला फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया? सारे बोलो भाई। यस मैम। और अभी तो 6 बजे भी नहीं, जो सारे, जो कितने बच्चे थे, 13 बच्चे थे, अभी 9 रह गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऊपर कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, जो बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन देखने को मिला, डिवाइड में जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे जब तक कोई डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, इसकी आपको डेरिवेशन करने की बिल्कुल नीड नहीं है, ना पेपर में पूछी जाएगी ना एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला बहुत काम का है। अगर ये फॉर्मूला नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना डिसोसिएशन के लिए पहली बात तो आयोटा ग्रेटर देन 1 होता है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार अगर पेपर इजी बना होता है। तो ध्यान रखना अल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1 डिवाइड बाय n-1 होता है। अल्फा क्या है? जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो वो कितना डिसोसिएट हुआ है, विच इज व्हाट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयटा क्या है? अभी बता दिया, वोंटो फैक्टर है। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड। जैसे केसीएल है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हुए? इसमें 2 हुए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। NaCl, Na प्लस Cl नेगेटिव, 2 पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझे इस चीज को? फॉर्मूला समझ में आया? जैसे K3FeCN6, ये क्या? पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इसको कैसे आप ब्रेक करोगे? 3K प्लस प्लस FeCN6 3 नेगेटिव, तो कितने पार्टिकल में ये डिसोसिएट हुआ? 4 में। ऐसी Ab2 टाइप का अगर कुछ भी कंपाउंड है तो वो कैसे डिसोसिएट होगा? A2 प्लस प्लस 2P नेगेटिव में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास, ध्यान देना, अगर आपके पास एसोसिएशन है, अगर एसोसिएशन है, एसोसिएशन में आयोटा की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है। क्या होती है? लेस देन 1 होती है, ध्यान रखना। तो उसमें क्या होगा? अल्फा क्या होगा? आयोटा -1 डिवाइड बाय 1 बाय n-1। आयोटा तो 1 2 फैक्टर है, अल्फा तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, n क्या है? n तुम्हारा है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएटेड, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएटेड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में कितने सोल्यूट पार्टिकल आपस में एसोसिएट हुए और एक मॉलिक्यूल बनाया? 2 आपस में हुए, याद है ना? देखो देखो, 2 सोल्यूट पार्टिकल आपस में कंबाइन होके 1 मोल मिला आपको, तो आपको वो वाली वैल्यू पुट करने की कितने सोल्यूट पार्टिकल आपस में एसोसिएट हुए। जैसे ये तो डाइमर था, जैसे डाइमर है, अगर पेंटामर होता तो कितनी वैल्यू रखते हैं n की जगह? बताओ, अगर पेंटामर होता तो कितनी वैल्यू रखते? बताओ बेटा, सुन रहे हो क्या? नहीं सुन रहे हो? आंचल, अलका, गोरिका, कोमल, मैत्री, मुस्कान, प्रेरणा, तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हाँ, पेंटामर होता तो यहाँ 5 आता। ठीक है, तो 5 जो है सोल्यूट के पार्टिकल आपस में एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल मिला है। तो पेंटामर में जितने भी, हेक्सामर होता तो n की वैल्यू 6 आती, डाइमर होता तो n की वैल्यू 2 आती। समझ गए? ऐसी आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, आपको कुछ नहीं करना, अगर आप उनको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हो, वॉन हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उस केस में क्या होगी? जो आपकी कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी आएगी, जो आप पहले निकाल रहे थे, जस्ट फॉर्मूला लगाया, पुट किया, तो अब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी जिसकी वजह से चेंज आ रहा था, लेकिन अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी क्या आएगी? सेम आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जो भी हमने फॉर्मूला देखा था, P0 माइनस PS बाय P0, W2 बाय M2, M1 बाय W1, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी डेल्टा TB इज इक्वल टू आयोटा इंटू M, ऐसी डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा इंटू M, ऐसी ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में हो जाएगा। समझे क्या? नहीं समझे? दोबारा लिखूं? आ गया समझ। ओके, ये क्या हो गया? दोबारा आ गया क्या? एक सेकेंड,
ओके, तो मैंने क्या कि ये बार दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ यहीं तक लिखना है, ठीक है। एक तो ये चीज लिखनी है, और क्या चीज लिखनी है, एक ये चीज ऐड करो बच्चे कि अगर मान लो आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो उस केस में जो आपकी आयोटा की वैल्यू है वो n के इक्वल आएगी। आपकी आयोटा की वैल्यू n के इक्वल आएगी। अगर कोई 400% एसोसिएट, अगर 100% वो एसोसिएट हो रहा है, तो उस केस में आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/n के बराबर आएगी, अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है। लिख लिया सबने? हाँ जी, लिख लिया क्या सबने? Yes, ma'am. ओके, तो देखो अभी तक हमने आज क्या देखा, देखो ऑस्मोसिस की तुम्हें डेफिनेशन आनी चाहिए कि रटा नहीं मारना है, क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में, प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे कैसे मूवमेंट हो रही है, तुम्हें ये ध्यान रखना है, ठीक है। श्रिंक कब होगा, स्वेल कब होगा, ऑस्मोसिस के एग्जांपल ध्यान रखने हैं। अगर तुम्हें ज्यादा एग्जांपल देखने हैं तो प्रदीप में से देख सकते हो, राइट। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये ध्यान रखना है। ये तो बहुत जरूरी है, फॉर्मूले के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो पाई इज इक्वल टू W2/M2 इंटू V इंटू R इंटू T, ये ध्यान रखना है। कौन सी चीज यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है वो ध्यान रखना है तुम्हें। आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये क्या होता है ये ध्यान रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट प्रॉपर्टी क्यों है ये ध्यान रखना है। ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी हमने, ठीक है। फिर एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट कैसे आया, कैसे हमने देखा कि जब इलेक्ट्रोलाइट अगर पानी में डालने के बाद डिसोसिएट होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो मोलर मास में भी चेंज आएगा। तो हमने वो चीजें देखी। डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, एसोसिएशन के केस में क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये और ये भी ध्यान रखना है, अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो आयटा n के इक्वल आएगा, अगर 100% एसोसिएशन होता है तो आयटा 1/n के इक्वल आएगा, ठीक है। ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी चेंज हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, वोल्टो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। आपको किसी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा होगा, आपको आयोटा निकालना है, किसी केस में आयोटा दे रखा होगा, अल्फा निकालना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमारा एक और लेक्चर जो मैं इस पे स्पेंड करूंगी उसमें हम जो है सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, समझे, ठीक है। इसके बाद ये दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ये वही है जो मैंने अभी लिखा, ठीक है। इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक काम करो, जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। एक तो जो हम नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप घर पे ट्राई जरूर करेंगे। आप लोग करते नहीं हो फिर मेरा करवाने का कोई फायदा नहीं अगर आप लोग घर पे मेहनत नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो इसका सॉल्यूशन है, ये ले लो स्क्रीनशॉट, इसका लो, दो क्वेश्चन का, ठीक है। इसका लो, इसका लो, आंसर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, सॉल्व करके देखना। हाँ है, लेकिन फिर भी एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, इसका, इसका, ठीक है। और वैसे मैंने ऐड कर रखे हैं, तुम्हें उसमें से मिल जाएंगे जो मैंने क्या बोलते हैं नोट्स में भी है ये, ठीक है। आप देख लेना उसको, वहां से मिल जाएंगे। ये कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, राइट। सबके आंसर की भी है इनके साथ, तो आप लोगों को ट्राई करना है ये।
ठीक है, तो देखो जितना मैंने कराया है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में उससे ज्यादा कंटेंट पढ़ने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। और नीट के क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लास्ट में अटैच किए हैं ना, आपको पता लगेगा बच्चे नीट में कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, तो आप अगर ये भी कर लेते हैं ना, मोर देन सफिशिएंट है। तो ये जितना भी मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है सॉल्यूशन चैप्टर का वो इनफ है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। जितने मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रैक्टिस करवाने थे करवाए। अभी एक और लेक्चर लूंगी जिसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, जितने हो जाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो घर पे कर लेना। वैसे तभी मैंने अभी आपको बोल दिया कि स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लेकिन जितना मैं करवाऊंगी उसके अलावा आप कितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, ये बहुत मैटर करता है। मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तो कर रही हूँ, मैंने तो पहले भी किए थे, अब भी कर रही हूँ। ठीक है, मुझे मेरी तैयारी नहीं करनी है, आपको अपने लिए करना है। ठीक है, तो आपको घर पे नीट के PYQ लगाने हैं। पहले NCERT करनी है, NCERT के बाद ही कोई बुक उठानी है, उससे पहले कोई बुक नहीं उठाओगे। पहले अपनी NCERT को कवर करो बिल्कुल लाइन बाय लाइन, फिर उसके बाद ही कोई बुक उठानी है। समझ गए? और इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT से बाहर कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये करो, फिर नीट के PYQ लगाओ। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो भैया फिर JEE मेन के भी PYQ लगा लेना। समझ गए मेरी बात? समझे कि नहीं सारे? ठीक है, तो अभी हमारी क्लास आज ट्यूसडे है ना, हम मिलेंगे हम कब मिलेंगे? फ्राइडे को, राइट? फ्राइडे को या सैटरडे को है, एक मिनट बताती हूँ मैं अपनी क्लास कब है। ओके, हम मिलेंगे फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे को मिलेंगे और फ्राइडे को हम ये चैप्टर रैप अप करके साइड में कर देंगे। ठीक है, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो इसकी। ठीक है, और टेस्ट भी होगा इस संडे को, तो अपने प्रिपेयर रहो। ठीक है, ओके, तो बच्चे आप लीव कर सकते हो।